तो क्लास शुरू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशंस और मेथड था मैट्रिक्स मेथड। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशंस और जो मेथड है उसको बोलते हैं क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल, ठीक है। और ये आपको बोर्ड के लिए नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है सिर्फ ये जेई मेन के लिए और जेई एडवांस के लिए, ठीक है। क्रैमर्स रूल बेसिकली डिटर्मिनेंट मेथड होता है। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है जिसमें हम डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं एंड दिस रूल इज नोन एज क्रैमर्स रूल, ठीक है। देखा जाए क्रैमर्स रूल है क्या, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल ये बोर्ड के लिए नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये सिर्फ जेई के लिए है, मतलब जेई मेन या जेई एडवांस के लिए। क्रैमर्स रूल का यूज करके हम लोग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो मान लो कि दो इक्वेशन दिया हुआ है। पहला इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ठीक है। अब हम लोग तीन डिटर्मिनेंट फॉर्म करेंगे। पहला जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y। डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y मिलेगा a1 b1 a2 b2, ठीक है। देखो फर्स्ट वाले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है a1 और y का कोएफिशिएंट है b1, तो a1 b1 यहाँ पे है फर्स्ट रो में, और सेकेंड वाले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है a2 और y का कोएफिशिएंट है b2, तो सेकेंड रो में मिला a2 और b2, ठीक है। इसके बाद हम लोग दो और डिटर्मिनेंट फॉर्म करेंगे। दो और डिटर्मिनेंट फॉर्म करेंगे। पहला जो डिटर्मिनेंट है उसका नाम लिख दिया डेल्टा वन, डेल्टा वन, ठीक है। डेल्टा वन के लिए क्या करना है कि फर्स्ट कॉलम में a1 a2 को हटा दीजिए और उसके जगह पे कॉन्स्टेंट्स को लिख दीजिए, मतलब c1 c2 को लिख दीजिए, ठीक है। तो डेल्टा वन होगा आपके लिए c1 c2 और इधर होगा b1 b2, ठीक है। उसके बाद एक और डिटर्मिनेंट बनाएं जिसका नाम लिखें डेल्टा टू। डेल्टा टू के लिए क्या कीजिए कि डेल्टा में सेकेंड कॉलम को हटा दीजिए और सेकेंड कॉलम के जगह पे आप c1 c2 को लिख दीजिए, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम जो है वही रहने दीजिए। तो डेल्टा टू होगा a1 a2 और इधर हो जाएगा c1 c2। समझ पाए? फिर से हम यहाँ पे तीन डिटर्मिनेंट फॉर्म कर रहे हैं। फर्स्ट डिटर्मिनेंट में x और y का कोएफिशिएंट्स है। फर्स्ट डिटर्मिनेंट में x और y का क्या है, कोएफिशिएंट है, जिसका नाम दिए डेल्टा, ठीक है। और दो डिटर्मिनेंट फॉर्म किए जिसमें पहला है डेल्टा वन और दूसरा है डेल्टा टू, ठीक है। डेल्टा वन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि डेल्टा में से फर्स्ट कॉलम हटा दिए और फर्स्ट कॉलम के जगह पे क्या लिख दिए, कॉन्स्टेंट्स को लिख दिए, मतलब c1 c2 को लिख दिए, ठीक है। और उसी तरह से डेल्टा टू के लिए डेल्टा से सेकेंड कॉलम हटा दिए और इसके जगह पे कांस्टेंट c1 और c2 लिख दिए, ठीक है। तो इससे हम लोग को क्या मिल गया, डेल्टा टू मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होगा, आइदर डेल्टा जीरो होगा या फिर डेल्टा जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले केस वन लेते हैं कि अगर डेल्टा जीरो नहीं हुआ, ठीक है, अगर डेल्टा जीरो नहीं हुआ, ठीक है। तो इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ऐसा हुआ तो मैट्रिक्स मेथड से हमें पता है कि इस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा। इस केस में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। एंड सॉल्यूशन इज गिवन बाय
x इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा एंड y इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। ठीक है, कि सॉल्यूशन इज गिवन बाय x इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा एंड y इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। ये किस केस में बात की है? जब डेल्टा 0 नहीं। ठीक है, अब केस 2 लेंगे जब डेल्टा हम 0 ले लें, मतलब अगर बाय द वे डेल्टा 0 आ जाए। ठीक है, डेल्टा 0 हो जाएगा तो यहाँ पे हम 2 केस बनाएंगे। ठीक है, पहला केस में ऐसा है कि डेल्टा भी 0 लेंगे एज वेल एज डेल्टा 1 और डेल्टा 2 भी 0 लेंगे। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो इस केस में इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा? इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इससे यहाँ पे इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन ही होगा। तो अगर डेल्टा 0 हो जाए और डेल्टा 1 डेल्टा 2 दोनों 0 हो जाए तो ऐसे केस में इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? तो सॉल्यूशन निकालने के लिए आप ऐसा कीजिए कि y इक्वल टू टी पुट कर लीजिए, और y इक्वल टू टी पुट करने के बाद में इक्वेशन नंबर में डाल दीजिए। ठीक है, वहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ t। ठीक है, फिर क्या कीजिए कि x और y दोनों का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर लीजिए। वैसे यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा ही करेगा और इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन भी होगा। ठीक है, अब केस 3 लेंगे। केस 3 में क्या है कि डेल्टा 0 एंड at least one of delta 1 and delta 2 is not equal to 0। ठीक है, डेल्टा 0 होना चाहिए और एटलीस्ट 1 ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 0 नहीं हो, तब इस केस में नो सॉल्यूशन होगा, मतलब इनकंसिस्टेंट होगा। इस केस में क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन मतलब कि इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इधर साइड में क्या था? फर्स्ट केस में तो कंसिस्टेंट ही है, और सेकेंड केस में भी क्या हो गया? कंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। अगर डेल्टा 0 नहीं हो तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, एंड सॉल्यूशन इज गिवन बाय x इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा एंड y इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। ठीक है, और अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 सब 0 हो गया तब इस केस में इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, मतलब कंसिस्टेंट होगा। और अगर ऐसा हो जाए कि डेल्टा 0 हो और एटलीस्ट 1 ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 0 नहीं हो, तब इस केस में नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, मतलब इनकंसिस्टेंट होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे 1-2 एग्जाम्पल लिए जाए। एग्जाम्पल 1 हम इस तरह से लिए कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और 3x माइनस 2y इक्वल टू 1। 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 2y इक्वल टू 1, और इसको सॉल्व करना है यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड या फिर क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 3 डिटर्मिनेंट फॉर्म करेंगे। पहले डेल्टा, तो डेल्टा होगा डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y। तो इसका फर्स्ट रो में क्या आना चाहिए? 2 और 3, और सेकेंड रो में क्या आना चाहिए? 3 और -2। ठीक है, इसका वैल्यू निकाला जाए तो -4 -9 कितना मिल जाएगा? -13, एंड ऑब्वियसली दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, फिर हम लोग 2 और डिटर्मिनेंट निकालेंगे। पहले डेल्टा 1 निकालेंगे, डेल्टा 1। ठीक है, डेल्टा 1 निकालने के लिए फर्स्ट कॉलम के जगह पे कांस्टेंट्स को डाल देंगे। ठीक है, कांस्टेंट्स को डाल देंगे। तो अगर हम कांस्टेंट्स को डाल दें तो हमें क्या मिलेगा? 5 1, और सेकेंड कॉलम में जो है वही रखो। ठीक है, इसका वैल्यू देखो कितना आता है, तो -10 -3 -13। ठीक है, फिर डेल्टा 2 निकालो। डेल्टा 2 अगर हम निकालते हैं तो डेल्टा 2 में ऐसा होगा कि डेल्टा में सेकेंड कॉलम की जगह पे कांस्टेंट्स को रख दो। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में जो डेल्टा वाला एलिमेंट्स है उसी को लिखो, और सेकेंड कॉलम में कांस्टेंट्स को लिख दो, और इसको एक्सपैंड कर लो तो 2 - 15 -13 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे की इंपॉर्टेंट चीज़, डेल्टा तो 0 के बराबर नहीं है। अगर डेल्टा 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? यूनिक सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, तो अगर यूनिक सॉल्यूशन हो गया तो सॉल्यूशन इज गिवन बाय x इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा
डेल्टा 1 है -13 और डेल्टा भी है -13, तो मिला 1, ठीक है। और y का वैल्यू होगा डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, तो डेल्टा 2 है -13 और डेल्टा भी है -13, तो -13 अपॉन -13 कितना मिल गया, 1 मिल गया। तो यही इसका सॉल्यूशन हुआ, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2 में ऐसा दिया हुआ कि दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 1 और दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस 6y इक्वल टू 3। अच्छा, क्लास 9-10 वाला मेथड से आप लोग बताइए कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। क्लास 9-10 वाले मेथड से आप बताइए कि इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अच्छा, a1/a2 का वैल्यू कितना होगा, 1/2, और b1/b2 का वैल्यू कितना होगा, वो भी 1/2 होगा, लेकिन c1/c2 क्या है, 1/3। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो नो सॉल्यूशन होगा, इसका नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, इनकंसिस्टेंट होगा स्टैंडर्ड 9-10 वाले मेथड से। चलो, लेकिन अभी तो 9-10 का मेथड नहीं लगाना है, अभी हम लोग को क्या करना है, क्रैमर्स रूल लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग को डेल्टा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डेल्टा होगा डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स, तो फर्स्ट रो में 2 3, सेकेंड रो में 4 6, ठीक है। तो अगर एक्सपैंड कर दें तो 12 - 12 आएगा विच इज 0। तो डेल्टा 0 हो गया तो यहाँ पे 2 केस लेना पड़ेगा, मतलब 2 केस का पॉसिबिलिटी होगा। अगर डेल्टा 0 हो गया तो 2 केस का पॉसिबिलिटी है, मतलब 2 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। वंस अगेन, डेल्टा अगर 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर कैन बी 2 केसेस। पहला केस में हो सकता है डेल्टा 1 डेल्टा 2 दोनों 0 हो जाए, और दूसरा केस में ऐसा हो सकता है कि एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 इज नॉट 0। तो उसके लिए डेल्टा 1 और डेल्टा 2 निकालना पड़ेगा, तो डेल्टा 1 निकाला जाए, ठीक है। तो डेल्टा 1 के लिए क्या लिखेंगे आप लोग बताइए। तो डेल्टा 1 के लिए फर्स्ट कॉलम में 1 3 आ जाएगा, और सेकेंड कॉलम में क्या होगा, 3 6। तो 1 6 जो कितना होगा, 6 और 3 3 9, तो 6 - 9 कितना आ गया, -3, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, डेल्टा 1 पता चल चुका है कि 0 नहीं है, डेल्टा 1 हम लोग को निकल चुका है कि 0 नहीं है, तो डेल्टा 2 निकालने की जरूरत ही नहीं है। ये अपने आप केस 3 हो गया। केस 3 में क्या था, डेल्टा 0 होना चाहिए और डेल्टा 1 डेल्टा 2 में से एटलीस्ट 1 0 नहीं होना चाहिए। तो डेल्टा 1 यहाँ पे 0 नहीं है। अगर डेल्टा 1 0 नहीं है और डेल्टा 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। डेल्टा 2 निकालने की जरूरत ही नहीं है, डेल्टा 2 0 आए या नया आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि 2x - 3y इक्वल टू 1, 6x - 9y इक्वल टू 3। चलिए, क्लास 9-10 वाले मेथड से बताइए कि इसका कितना सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। सर मैनी सॉल्यूशन, हाँ, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। तो पहले डेल्टा निकाला जाए भाई। तो अगर हम डेल्टा इसका निकाल लेते हैं तो डेल्टा में क्या आएगा, 2 - 3, 6 - 9, ठीक है। तो -18 - 18 -18 0। फिर डेल्टा 1, डेल्टा 1 में फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 1 3, सेकेंड कॉलम में -3 -9, तो -9 - -9 0। फिर डेल्टा 2 निकालो, तो डेल्टा 2 में फर्स्ट कॉलम में तो 2 6 रहेगा और सेकेंड कॉलम में आएगा 1 3, तो 6 - 6 0। इस बार डेल्टा 1 डेल्टा 2 तीनों 0 है। अगर तीनों 0 हो गया तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा, तो इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब बोला कि वो सॉल्यूशन बताओ, इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन भी बताओ, ठीक है। तो सॉल्यूशन बताने के लिए हम लोग क्या किए कि x के जगह पे t पुट कर लिए, पुट x इक्वल टू टी, वेयर t बिलोंग्स टू r, ठीक है। और इसको पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में। तो अगर इक्वेशन 1 में x के जगह पे t पुट किए तो 2t - 3y इक्वल टू 1 हो गया। अच्छा, हम x की जगह पे भी t पुट कर सकते हैं, y की जगह पे भी t पुट कर सकते हैं, ये तुम्हारा मर्जी है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि y इक्वल टू ही t पुट करें, ठीक है। तो हम x इक्वल टू t पुट किए और y का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो y का वैल्यू होगा 2t - 1/3। अब इसको इक्वेशन 2 में पुट करो,
तो इक्वेशन 2 में पुट करें तो एस की जगह पे टी पुट करना है और वाई की जगह पे 2t माइनस 1/3 पुट करना है और इधर 3 है। तो 6t माइनस 3 3 या 9, 3 3 2 या 6, 60 और प्लस 3 इक्वल टू 3। तो अल्टीमेटली क्या मिला? 3 इक्वल टू 3। सेटिस्फाई तो करना ही था, ये तो हम ऐसे ही टेस्ट कर लिए, ठीक है। तो इसका इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा और सॉल्यूशन इज गिवन बाय x इक्वल टू टी और y इक्वल टू 2t माइनस 1/3, जहाँ t क्या है? कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आप लोगों को क्लियर हो गया बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। तो 3 वेरिएबल में हम लोग ऐसा किए कि 3 इक्वेशन फॉर्म कर दिए। पहला इक्वेशन लिए a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। दूसरा इक्वेशन लिए a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। और तीसरा इक्वेशन लिखे a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है, तो हम लोग 4 डिटर्मिनेंट फॉर्म करेंगे। 4 डिटर्मिनेंट। सबसे पहला जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स, मतलब एक्स वाई जेड का जो कोएफिशिएंट्स है उसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट रो में मिलेगा a1 b1 c1, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में एक्स वाई जेड का जो कोएफिशिएंट्स है वो फर्स्ट रो में मिला, ठीक है। सेकेंड रो में सेकेंड इक्वेशन का एक्स वाई जेड का जो कोएफिशिएंट्स है वो अपीयर होगा, ठीक है। तो सेकेंड रो में हम लोग लिख सकते हैं a2 b2 c2। सिमिलरली थर्ड रो में क्या लिखेंगे? a3 b3 c3, ठीक है। अब हम लोग 3 और डिटर्मिनेंट फॉर्म करेंगे। सबसे पहला डिटर्मिनेंट है डेल्टा 1, ठीक है। देखो हम ऐसा करेंगे कि डेल्टा 1 के लिए फर्स्ट कॉलम में जो भी एलिमेंट्स हैं उसके जगह पे हम लोग कॉन्स्टेंट्स को डाल देंगे और सेकेंड थर्ड कॉलम को कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो डेल्टा 1 में मिलेगा आपको d1 d2 d3 फर्स्ट कॉलम में। सेकेंड कॉलम में डेल्टा वाला एलिमेंट्स ही रखेंगे और थर्ड कॉलम में भी डेल्टा वाला एलिमेंट ही रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग 2 और डिटर्मिनेंट फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट होगा डेल्टा 2, ठीक है। डेल्टा 2 में आपको क्या करना है कि डेल्टा में सेकेंड कॉलम को हटा देना है और सेकेंड कॉलम की जगह पे आपको कांस्टेंट्स को डाल देना है, ठीक है। और फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा 2 में सेकेंड कॉलम में लिख देना है d1 d2 d3। फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं, थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं। उसी तरह से हम डेल्टा 3 बनाएंगे, ठीक है। डेल्टा 3 में क्या करना है कि डेल्टा में जो थर्ड कॉलम है उसको हटा देना है और उसके जगह पे क्या डाल देना है? कॉन्स्टेंट्स। और फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम में कोई चेंज नहीं करना है। तो हम ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में a1 a2 a3 लिखेंगे, सेकेंड कॉलम में b1 b2 b3 लिखेंगे, लेकिन थर्ड कॉलम में आ जाएगा d1 d2 और d3, ठीक है। तो यहाँ 4 डिटर्मिनेंट हम फॉर्म किए, ठीक है। पहला जो डिटर्मिनेंट डेल्टा है उसमें क्या है? सिर्फ वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट्स है,
दूसरा डिटर्मिनेंट डेल्टा 1 में फर्स्ट कॉलम में A1 A2 A3 की जगह पे D1 D2 D3 है। तीसरा डिटर्मिनेंट में डेल्टा में सेकेंड कॉलम की जगह पे D1 D2 D3 है। और डेल्टा 3 में डेल्टा के थर्ड कॉलम की जगह पे D1 D2 और D3 है। ठीक है, बाकी सब सेम है। अब यहां भी 3 केसेस राइज होगा। सबसे पहला केस, केस 1, अगर डेल्टा 0 नहीं हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली इस केस में कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। और solution is given by x equal to delta 1 upon delta, y equal to delta 2 upon delta and z equal to delta 3 upon delta। ठीक है, अब हम केस 2 लेंगे। केस 2 में डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ऑल 0 है। अगर ऐसा हुआ तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तब इस केस में सिस्टम में और may not have infinitely many solutions। और ये मैट्रिक्स मेथड में दिस इज इक्विवेलेंट टू डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट A इंटू B इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 0 हो जाए और एडजॉइंट A इंटू B इक्वल टू 0 हो जाए, तब उस केस में क्या करते थे हर्ष, क्या करते थे बताइए? और कोई बताइए, प्रिंस बताइए, आप क्या करते थे? अगर डिटर्मिनेंट A 0 हो जाए और एडजॉइंट A इंटू B भी 0 हो जाए तो क्या करते हैं हम लोग? हाँ, एक वेरिएबल को t मान लेते हैं और उसको हम लोग दो इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। और पुट करने के बाद में क्या करते हैं, सॉल्व कर करके के x y z तीनों का वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं। अगर सेटिस्फाई कर गया तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और सेटिस्फाई नहीं किया तो नो सॉल्यूशन। ये कहते थे ना? यस। तो इसको हम लिख देते हैं नोट करके, पुट z इक्वल टू t। ठीक है, इन फर्स्ट टू इक्वेशंस ठीक है, if it satisfies first two equations and solve। ठीक है, एंड सॉल्व। ठीक है, इसके बाद क्या करो कि x y z का वैल्यू निकल जाएगा, तो पुट वैल्यूज ऑफ x y and z in third equation। If it satisfies third equation, then it has infinitely many solutions। ठीक है, चलो ये लिखने की जरूरत नहीं था क्योंकि ये तो पता ही था हम लोगों को।
सर जैसे 2 वेरिएबल में होता था क्या सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, वैसे इसमें भी होता होगा क्या सेटिस्फाई करेगा ही करेगा? नहीं, ऐसे इसमें नहीं होता है। ऐसे वो आपको क्लियर तब होगा जब हम लोग 3D पढ़ेंगे और 3D में प्लेन का इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में सॉल्यूशन का मीनिंग ये होता है कि वो दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है, आइदर ऐसा रहे या फिर ऐसा हो। ठीक है, या फिर दोनों लाइन एक ही हो जाए। तब इस केस में यूनिक सॉल्यूशन, इस केस में नो सॉल्यूशन, इस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है प्लेन, तो 3 प्लेन का इक्वेशन है। ठीक है, अब 3 प्लेन ऐसा भी हो सकता है कि तीनों का तीनों प्लेन पैरेलल हो जाए। अगर तीनों का तीनों प्लेन पैरेलल हो जाए तो नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि 2 प्लेन कोइंसाइड कर जाए, 2 प्लेन कोइंसाइड कर जाए और तीसरा प्लेन क्या हो कि पैरेलल हो जाए, तब इस केस में भी नो सॉल्यूशन होगा। तो बहुत सारा पॉसिबिलिटी होगा। तो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है वो आपको 3D में क्लियर होगा। ठीक है, और वहाँ पे कुछ और नया नया चीज़ सीखेंगे, समझे। सर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, लाइन को और 3 वेरिएबल प्लेन को। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लाइन को रिप्रेजेंट करता है ना, और लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है प्लेन को। ठीक है, तो प्लेन हम लोग पढ़ेंगे बाद में 3D में। चलिए इसमें केस 3 हम बना रहे हैं। केस 3 में क्या है कि डेल्टा 0 है एंड एट लीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 is not equal to 0, is not equal to 0। ठीक है, तब क्या होगा। देखो, इस केस में नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। मतलब इनकंसिस्टेंट होगा। अब इस पे बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, अब इसके लिए तो हमको बुक देखना पड़ेगा। क्वेश्चन तो इसमें डायरेक्ट फॉर्म कर पाना बड़ा मुश्किल है। देखो, क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, और उसके बाद है x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 4, और तीसरा इक्वेशन है x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 7। फिर से एक बार देख लेते हैं। पहला इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, दूसरा इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 4, और तीसरा इक्वेशन है x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 7। तो सबसे पहला काम ये करना है कि डेल्टा निकाला जाए, तो अगर हम डेल्टा निकालें तो डेल्टा होता है कॉफिशिएंट का डिटर्मिनेंट, एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट का डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट इक्वेशन से एक्स वाई जेड तीनों का कॉफिशिएंट क्या क्या आएगा बताइए तो, 1 1 1। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन से एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट्स आएगा 1 2 3, और उसी तरह से थर्ड इक्वेशन से मिलेगा 1 3 5। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड कर दिया जाए। ठीक है, एक्सपैंड करके बताइए आप लोग इसका वैल्यू क्या आता है।
एक्सपैंड करने के बाद में इसका वैल्यू 0 आ जा रहा है। ठीक है, क्या आ जा रहा है? 0। अब 0 आ गया तो अब हम लोग को डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 तो निकालना ही है। ऐसे हर क्वेश्चन में डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो डेल्टा 1 के लिए क्या करोगे? तो डेल्टा 1 के लिए हम लोग ऐसा करेंगे कि फर्स्ट कॉलम में 1, 1, 1 की जगह पे कॉन्स्टेंट्स को लिख देंगे, मतलब 1, 4, 7 लिख देंगे। ठीक है, तो हम लिख दिए 1, 4, 7 और सेकेंड कॉलम में जो है उसी को लिखो 1, 2, 3, 1, 3, 5। ठीक है, इसका वैल्यू निकाल के देखो तो क्या आता है? इसका वैल्यू भी 0 है। ठीक है, इसका वैल्यू भी क्या है? 0 है। अब हम लोग डेल्टा 2 निकालेंगे। डेल्टा 2 के लिए क्या करना है कि सेकेंड कॉलम की जगह पे कांस्टेंट्स होना चाहिए। तो कांस्टेंट है 1, 4, 7। ठीक है, तो सेकेंड कॉलम में 1, 4, 7 लिख दिए। तो डेल्टा में सेकेंड कॉलम में 1, 4, 7 डाल दिए और बाकी वही रखें। ठीक है, सॉल्व करो, ये भी 0 आएगा। अब डेल्टा 3 निकालेंगे। ठीक है, तो डेल्टा 3 के लिए क्या करेंगे कि डेल्टा का थर्ड कॉलम में कांस्टेंट्स डाल देंगे। कांस्टेंट है 1, 4, 7 और फर्स्ट और सेकेंड कॉलम सेम ही रहेगा। इसको सॉल्व करो, ये भी 0 आएगा। मतलब डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 तीनों चारों 0 है। अगर चारों 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोग को आइदर x इक्वल टू टी या y इक्वल टू टी या z इक्वल टू टी पुट करना पड़ेगा। तो ऐसा किए कि z इक्वल टू टी पुट कर लिए इन इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में अगर हम z इक्वल टू टी पुट करें तो इक्वेशन 1 बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस टी और इक्वेशन 2 बन जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 4 माइनस 3t। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तब हम लोग डिटरमिनेंट मेथड नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्ट हम सॉल्व कर देते हैं। ऐसा करो कि इक्वेशन 5 से 4 को माइनस कर लो। तो अगर इक्वेशन 5 से 4 को माइनस कर दें तो x चला जाएगा और 2y माइनस y मिलेगा। राइट हैंड साइड में 4 माइनस 1 3 होगा और माइनस 3t माइनस माइनस टी माइनस 2t मिलेगा। तो y का वैल्यू हो गया 3 माइनस 2t। तो y अगर मिल गया तो इक्वेशन 4 का यूज करके x भी मिल जाएगा। x का वैल्यू क्या होगा? 1 माइनस टी माइनस y। तो 1 माइनस 3 होगा माइनस 2 और माइनस टी प्लस 2t होगा प्लस टी। ठीक है, अब x y z तीनों का वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करो। ठीक है, तो इक्वेशन 3 था x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 7। ठीक है, तो x के जगह पे माइनस 2 प्लस टी पुट किए, y की जगह पे 3 माइनस 2t पुट किए और z की जगह पे t पुट किए, राइट साइड में 7। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में माइनस 2 प्लस 9, माइनस 2 प्लस 9 कितना हुआ? 7। ठीक है, और t माइनस 6t प्लस 5t 0 मतलब 7 इक्वल टू 7। सेटिस्फाई करिए, सेटिस्फाई करिए। इसका मतलब क्या हुआ? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब वो सॉल्यूशन क्या क्या होगा? तो सॉल्यूशन में होगा x इक्वल टू माइनस 2 प्लस टी, y इक्वल टू 4 माइनस 3t और z इक्वल टू t। ठीक है, तो सॉल्यूशन हुआ x इक्वल टू माइनस 2 प्लस टी, y इक्वल टू 3 माइनस 2t, z इक्वल टू t, जहाँ t क्या है? कोई भी रियल नंबर है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। बोलिए, कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं सर, नहीं। सर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x मास 7y प्लस जेड इक्वल टू 11। फिर 6x मास 8y माइनस जेड इक्वल टू 15 और 3x प्लस 2y माइनस 6z इक्वल टू 7। एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। पहला इक्वेशन है 5x मास 7y प्लस जेड इक्वल टू 11। दूसरा इक्वेशन है 6x मास 8y मास जेड इक्वल टू 15 और तीसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y मास 6z इक्वल टू 7। ठीक है, और इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो पहले डेल्टा निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा का फर्स्ट रो में होगा 5 माइनस 7 1, सेकेंड रो में होगा 6 माइनस 8 माइनस 1, थर्ड रो में होगा 3 2 माइनस 6। ठीक है, अब अगर हम डेल्टा सिंप्लीफाई कर लें तो सिंप्लीफाई करने के बाद में आता है 55 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो डेल्टा इज 55 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, फिर हम डेल्टा 1 निकाल सकते हैं। डेल्टा 1 में करना क्या है, फर्स्ट कॉलम के जगह पे कॉन्स्टेंट्स को डाल देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम की जगह पे अगर हम कॉन्स्टेंट्स को डाल देते हैं तो कॉन्स्टेंट्स है 11 15 7। तो 11 15 7। सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं। ठीक है, और डिटरमिनेंट को अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो एक्सपैंड करने के बाद में आता है 55। ठीक है, ये भी आ रहा है 55। उसी तरह से डेल्टा 2 आप निकाल सकते हैं। डेल्टा 2 का वैल्यू आ रहा है -55 और डेल्टा 3 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, वो भी आ रहा है -55। ठीक है, तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सब निकल गया। तो अगर हम x निकालना चाहें तो x होता है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। डेल्टा 1 था 55 और डेल्टा है 55 मतलब कि 1। y होगा डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। डेल्टा 2 है -55 और डेल्टा है 55 मतलब कि -1। और z होगा डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। तो डेल्टा 3 है -55 और डेल्टा है 55, तो ये भी क्या मिल गया -1। तो दिस इज द आंसर, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1, z इक्वल टू -1। ठीक है, मतलब कुल मिला के कोई तोप चीज़ नहीं है, सिंपल चीज़ है। ठीक है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रैमर्स रूल पे बेस्ड क्वेश्चंस हम भेज देंगे और आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, इस पे क्वेश्चंस जो देंगे प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा मोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, तो आप दिमाग लगाइएगा। और जब हम लोग डीपीपी को डिस्कस करेंगे तो यहाँ जहाँ दिक्कत होगा उसको हम लोग ठीक कर देंगे। ठीक है।